मैं सिर्फ याद कर सकती हूँ बस यही गम है, कि मैं सिर्फ याद कर सकती हूँ बस यही गम है, जो गुजर गया मेरी मुट्ठी से रेत की तरह। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो जलंधर नाथ जी के जो शिष्य थे कृष्णपाद, उनके बारे में। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपनी जो वीडियो बना रही हूँ, हर वीडियो में बता भी रही हूँ कि जो नाथ संप्रदाय के 4 प्रवर्तक थे, उन्हीं में से उनके बारे में बताती जा रही हूँ कि ये थे, इनके शिष्य ये थे, इनके गुरु ये थे। तो वो मेरी पहली वाली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के एक साथ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कृष्णपाद जी को और पूरी बात समझाऊंगी बहुत अच्छी तरह। उसके लिए पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कृष्णपाद जी की। तो कृष्णपाद जो थे वो जलंधर नाथ जी के शिष्य थे और जलंधर नाथ जी मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भाई थे। अब कृष्णपाद को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कृष्णपाद, कन्हपा, कनिफनाथ, कनिपा, अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो है अपने गुरु के साथ, मतलब जो इनके जलंधर नाथ इनके गुरु थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने योग साधना की थी, कापालिक योग साधना की थी। और जो कापालिक योग साधना थी फ्रेंड्स, ये स्त्रियों के योग से होती थी। तो ये वाली योग साधना इन्होंने शुरू में की थी, आरंभ में की थी। और फ्रेंड्स, इनके लिए कहा जाता है कि इनके जन्म को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म उड़ीसा में हुआ, कुछ कहते हैं कर्नाटका में हुआ, और कुछ लोग जो है इनका जन्म हथनी के कान से मानते हैं। जो हिमालय में एक हथनी थी, उसके कान से इनका जन्म मानते हैं। तो अलग अलग धारणाएं लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं कि इनका जन्म किस तरीके से कहाँ कैसे हुआ। फ्रेंड्स, इनकी समाधि के लिए, मतलब जो इनकी मृत्यु, मतलब जो इन्होंने समाधि ली थी, मृत्यु नहीं कहूंगी, समाधि जो इन्होंने ली थी, महाराष्ट्र की पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी नामक जो पर्वत था, उससे निकलती हुई पौनागिरी नाम की एक नदी थी, जहाँ पे कि ये एक ऊंचा टीले पर एक गांव बसा था। उस गांव का नाम था मढ़ी। उस गांव में इन्होंने जो है समाधि ली थी अपनी। और फ्रेंड्स, वहां पे जब इन्होंने समाधि ली तो काफी सारे जो लोग इनके प्रवर्तक हैं, जो इन्हें मानते हैं, वो आज भी जाकर के अपनी मन्नतें वहां पे मांगते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो जन्म है, ये कहा जाता है कि हथिनी के कान से प्रकट हुए थे। फ्रेंड्स, इन्होंने बद्रीनाथ में भागीरथी नदी के किनारे 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। और उस तपस्या के बाद भी वो काफी टाइम तक जंगलों में ही रहे और वहां रह करके इन्होंने योग साधना की। और इन्होंने दीन दलितों के लिए अनेक जो है उपाय किए थे। उनके लिए इन्होंने सावरी भाषा में अनेक रचनाएं लिखी। और उन रचनाओं के लिए कहा जाता है कि उन रचनाओं के गायन से जो रोगी लोग होते थे, उनके रोग भी दूर हो जाते थे। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि उनके लिए रोगियों के रोग भी दूर हो जाते थे जब वो उनकी रचनाएं गाई जाती थी, तो आज भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं या जो उनके मत के अनुयायी हैं, वो वहां पे जाते हैं। फ्रेंड्स, और ये कहा जाता है कि एक इनकी शिष्या थी डॉली बाई, उसका नाम डॉली बाई था। उसने भी बहुत कठोर तपस्या की थी इनकी आराधना में, इनको प्रसन्न करने के लिए कृष्णपाद जी को। लेकिन कठोर तपस्या के बाद भी काफी टाइम जब उसने तपस्या कर दी और जब वो समाधि लेने जा रही थी, तब वहां पे कृष्णपाद जी प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। और ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि जहाँ पे डॉली बाई की समाधि है, वहां एक अनार का वृक्ष उगाया और उस अनार के वृक्ष पर रंगीन धागा बांधने से मन्नतें पूरी होती हैं। तो इसी तरीके से वहां पे आज भी लोग मन्नत बांधने के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, और जो मैंने बताया आपको कि कृष्णपाद जी जो थे, इन्होंने समाधि ली थी, ये तो मैंने बताया कि मढ़ी नामक गांव में इन्होंने समाधि ली थी। फ्रेंड्स, एक चीज मिस कर दी थी मैंने, वो ये था कि इन्होंने फाल्गुन मास की वैद्य पंचमी के दिन समाधि ली थी। तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आ जाता है कि कब समाधि ली थी, तो आप ये बता सकते हैं आराम से कि इन्होंने वैद्य पंचमी, फाल्गुन मास की वैद्य पंचमी के दिन समाधि ली थी। और जो इनकी शिष्या थी डॉली बाई, उसने फागुन मास की अमावस्या पे समाधि ली थी।
तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनके जो गुरु जी थे जालंधर नाथ जी, उन्होंने और इन्होंने मिल करके जो रचनाएं की थी, जिन जिन रचनाओं के बारे में इन्होंने लिखा था, वो रचनाएं जो है कहाँ पे थी, किस तरीके से थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इनके जो गुरु थे और कृष्णपाद जी, इन्होंने दोनों ने मिलकर के कपालिक साधना की थी। जैसे मैंने बताया था, कपालिक साधना की थी और ये साधना स्त्रियों के योग से होती थी। तो इसके लिए इन्होंने अपने गुरु से हेब्रज को, जो हेब्रज योग साधना थी, उसको सीखा था। फ्रेंड्स एग्जाम में आ जाएगा कि हेब्रज साधना क्या है। तो फ्रेंड्स हेब्रज साधना जो है वो तंत्र साधना से संबंधित एक साधना है। और हेब्रज का अगर हम अर्थ निकालें तो हे का अर्थ है करुणा, जो पुरुष से संबंधित है, और जो वज्र है उसका संबंध ज्ञान से है, जो महिला से संबंधित है। तो जब ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, एक तंत्र साधना से अलग एक अलग ही साधना का, योग साधना का निर्माण करते हैं। तो ये हेब्रज का अर्थ हो गया और इसका मेन काम था कि ये कपालिक साधना से मिली जुली थी। फिर कालांतर में जब जो कृष्णपाद जी थे, उन्होंने वो भले से ही कपालिक साधना के लिए शुरू में काफी ज्यादा लिखते थे और उसको ही ज्यादा अपना ज्ञान का विषय बनाया। लेकिन फ्रेंड्स ये मुख्यतः शैव योगियों से ज्यादा संबंधित थे। नाथ तो ये थे ही, लेकिन शैव योग से ज्यादा इनका संबंध था। और इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो इनकी रचनाएं दोहा कोश में, जो चर्या पद है उसमें जो 50 पद है, उसमें से 13 जो छंद है वो इन्हीं के माने जाते हैं फ्रेंड्स। और इनके जो शिष्य की बात करूं तो इनके शिष्य थे भदली और अचिति। और शिष्या की बात करें तो शिष्या थी इनकी मेखला और कनखल। और फ्रेंड्स इसी तरीके से इनके बारे में जो हमने जानकारी ली, और कुछ चीज हमें ऐसा लगता है कि जो जानने लायक है, तो वो जानने लायक बात ये है, जो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि इनका जन्म कौन सी शताब्दी के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स ऐसे तो बहुत सारी इनके लिए कथाएं भी हैं, बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं। मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था, किंवदंतियों का मतलब होता है कि लोग ऐसा कहते हैं। अलग अलग तरीके के विचार इनके लिए बताए गए हैं, अलग अलग धारणाएं। लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि इनका जो जन्म है, किसी ने बताया हथनी के कान से प्रकट हुए थे, किसी ने बताया उड़ीसा से हुए थे, और किसी ने कहा कर्नाटका से हुए थे। तो फ्रेंड्स इनका जो जन्म है, जो हमारे पास लिखित दस्तावेज है, वो इनका जन्म महाराष्ट्र के जो पर्वत है गर्भगिरी, वहां से निकलने वाली एक नदी, पौनागिरी नदी के पास एक ऊंचे टीले पर मढ़ी नामक जो स्थान है, वहां तो इन्होंने समाधि ली थी। और इनकी अगर जन्म की बात करें तो इनको कहा गया कि इनका जन्म कर्नाटका से हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये समाधि भी मैंने बता दी आपको। और जो इनका जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर चलिए बोर्ड में भी देख लेते हैं, मैंने यही सब लिखा है, लेकिन एक बार थोड़ी सी चीजें फिर से रिकॉल हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। फिर देखिए कृष्णपाद जी की शताब्दी मैंने बताया था 9वीं से 10वीं शताब्दी इनके बीच थी, मतलब तब इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कर्नाटका के एक ब्राह्मण परिवार में 9वीं 10वीं शताब्दी में, जैसा मैंने अभी आपको बताया वही चीज बोर्ड पे लिखी है। रचनाएं थी एच.एम. शास्त्री के 1916 के प्रकाशन में दोहा कोश और चर्या पद के 50 गीतों में से 13 छंदों के साथ कन्नपा का नाम जोड़ा हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इनका नाम कृष्णपाद, कनिफनाथ, कन्नपा, कन्हूपा और कनिपा था। फिर से इनकी समाधि 1710 में इन्होंने ली थी। जैसा मैंने बताया था कि इन्होंने किस जगह समाधि ली थी, तो ये जो समाधि का टाइम है, अगर एग्जाम में एमसीक्यूज में आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं, 1710 में हुआ था। समाधि स्थल जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र की पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली पौनागिरी नदी के पास हुआ था। अब शिष्य मैंने बताए थे आपको अचिति और भदली, और शिष्या मैंने बताई थी मेखला और कनखल। तो ये जानकारी थी। अब ये जानकारी ऐसी है फ्रेंड्स, जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में अक्सर हम लोग ये सोचते हैं, जैसे मैं भी एग्जाम देती थी और टीजीटी पीजीटी के, तो उनमें क्या मैं भी ये सोच के चलती थी कि सारा ग्रामर ही आएगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ग्रामर अलग एक तरीके से आता है और साहित्य बहुत ज्यादा। अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते हैं फ्रेंड्स, तो मैं जो सीरीज लेकर के आई हूँ वो उस तरीके से है
कि पहले, दूसरे, तीसरे। अब हमारा आज नाथ संप्रदाय कंप्लीट हो गया। अब जो अगला वाला संप्रदाय आएगा फ्रेंड्स, मैंने बोला था रासो आएगा, नहीं, वो जैन साहित्य आएगा। क्योंकि क्रम से लेकर के आ रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं काम करूंगी कि आपका कुछ भी छूटे। तो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक होगा वो जैन संप्रदाय पे होगा, कि पहले कौन से कवि आए थे, फिर दूसरे कौन से आए थे। तो इस तरीके से जैन संप्रदाय भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा रासो साहित्य आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़िए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए, अच्छी लगी है तो भी, नहीं लगी है तो भी, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, तब तक मैं चलती हूँ और अपनी नई वीडियो की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।